जी, अब हमने डिस्कस करनी है स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी में ना एक्यूट एक्सट्रिंसिक इंजरी हो सकती है, इंट्रिंसिक इंजरीज हो सकती हैं और क्रोनिक इंजरी हो सकती है। एक्सट्रिंसिक इंजरी में ये होता है कि डायरेक्टली एक्सटर्नल ब्लो था, लेसरेशन बन गई, कोई ब्रूज बन गया या डायरेक्टली फ्रैक्चर हो गया, तो एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई हुई है, एक्सटर्नल ब्लो था। इंट्रिंसिक इंजरी में ये होता है कि एक्सटर्नल ब्लो नहीं हुआ था, बल्कि अंदर से जो स्ट्रक्चर है ना, कोई जैसे लिगामेंट है या टेंडन है या मेनिस्का है, उनकी इंजरी हो गई है। ठीक है, वो फोर्स की वजह से या स्ट्रेस की वजह से उनकी इंजरी हो गई है। अब जो है वो क्रोनिक इंजरीज क्या होती है कि अगर रिपीटेटिव माइनर ट्रॉमा लगता जाए और या रिपीटेटिव स्ट्रेस हो किसी जगह पर, उधर फिर जो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाए या जॉइंट इरोजन हो जाए, वो क्रोनिक इंजरी है, रिपीटेशन की वजह से ही होती है। टेंडन इंजरी आगे उसने बात की है, और फिर मसल इंजरी और लिगामेंट इंजरीज की। टेंडन इंजरीज जो होती है ना, वो इंटरनल भी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर इसमें क्या आते हैं कि ब्लड सप्लाई कितनी मिल रही है, ऑक्सीजन कितनी मिल रही है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, हार्मोनल चेंजेस क्या है, इन्फ्लेमेशन तो कोई नहीं है, एजिंग, ये सारी चीज़ें इंटरनल आ जाती है, जो इंटरनल फैक्टर होते हैं टेंडन इंजरी करवा सकते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर है उनमें आ जाता है कि कोई नई सरफेस है जहाँ पे रनिंग हो रही है, या कोई एक्सटेंसिव एक्सेसिव ट्रेनिंग चल रही है या एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा कर रहा है, उस केस में हो सकता है। अब जो टेंडन इंजरी है इसकी लोकेशन ज़रा इंपॉर्टेंट है कि अगर बात की जाए यंग पेशेंट में, यंग पेशेंट में सबसे कॉमन साइड जो होती है वो टेंडन इंजरी की एपोफिजियल अटैचमेंट होती है, यानी जहाँ से टेंडन ओरिजिनेट कर रहा होता है बोन से, वहाँ से। अडल्ट में जो मस्क्यूलो टेंडनस जंक्शन, जहाँ पे मसल जो है वो टेंडन के साथ जुड़ा होता है, वहाँ पर। और एडोलेसेंट में टेंडन इंसर्शन पे, यहाँ पर जो है ना वो साइट्स होती है इंजरी की। मसल इंजरी यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही होता है, ठीक हो जाती है खुद ही, स्पॉन्टेनियसली हील कर जाती है। पार्शियल टीयर भी हो सकता है, कंप्लीट टीयर भी हो सकता है, और ये जो है ना वो ठीक हो जाती है। लिगामेंट इंजरी जो है इसकी ग्रेडिंग देख लें ज़रा, कि लिगामेंट अब क्या करते हैं, जॉइंट कैविटी के इर्द गिर्द होते हैं, ये जॉइंट को स्टेबल करते हैं। ठीक है, बोन से बोन पर अटैच होते हैं। अगर जो है वो नॉर्मल है, लिगामेंट कुछ भी नहीं हुआ, तो वो जीरो ग्रेड होगा। अगर इंजरी तो हुई है बट लेग्सिटी जॉइंट की जो है ना वो नहीं चेंज हुई, जॉइंट ठीक है, बस टेंडरनेस है लिगामेंट पर, तो वो ग्रेड 1 है। अगर जो है वो जॉइंट उसकी लेग्सिटी भी इंक्रीज हो गई है और जो लिगामेंट है उनकी पार्शियल डिसरप्शन हुई है, तो वो ग्रेड 2 है। ठीक है, ग्रेड 3 में कंप्लीट डिसरप्शन हो जाएगी लिगामेंट की, 2 में पार्शियल था और ग्रेड 3 में कंप्लीट डिसरप्शन हो जाएगी। अब जो 1 और 2 ग्रेड है जिसमें पार्शियल सी डिसरप्शन हुई है और लेग्सिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, वो जो है ना वो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हो। पेशेंट को एनाल्जेसिक दे दो, स्प्लिंटेज और कर दो, और साथ उसको मोबिलाइज भी रखना है, क्योंकि अगर मोबिलाइज ना किया तो वहाँ पे स्टिफनेस हो सकती है ना लिगामेंट इंजरी के केस में। और फ्रैक्चर वगैरह में तो हम इमोबिलाइज कर देते हैं ना, लेकिन लिगामेंट इंजरी में उसको मोबिलाइज रखना है, स्लाइटली जेंटली सा मोबिलाइज। और ग्रेड 3 को आप सर्जरी करते हो। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक उन्होंने ना इंजरीज बताई हुई हैं। अब ये ना उस स्पोर्ट के हिसाब से है। लाइक टेनिस एल्बो है ना, तो इसमें क्या हो सकता है कि जो एक्सटेंसर, टेनिस से याद रख ले कि जो एक्सटेंसर टेंडन है ना, वो यूजुअली उसका डैमेज होता है, उसमें टीयर आ जाता है, और जो पेन होती है वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो पे होती है। ट्रीटमेंट क्या, स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा देते हैं, और जो है ना वो कंजर्वेटिव मेजर ही करते हैं। बहुत कम है कि हमें सर्जरी करनी पड़े। गोल्फर्स एल्बो भी टेंडन, टेनिस एल्बो जैसी ही उसमें भी इंजरी होती है, और जो है उसमें पेन जो होती है वो मीडियल एपिकोंडाइल पे होती है ज़्यादा। रोइंग जो है, रोइंग वो जो आई गेस वो जो होते हैं ना कि बोट्स की रेस होती है, मेरे ख्याल से वही होती है रोइंग। तो उसमें जो है ना वो अब रिब फ्रैक्चर हो सकते हैं, इंटरकोस्टल मसल में टीयर आ सकते हैं। तो क्योंकि वो इस तरह से उन्हें चलाना होता है तो वो बोट्स को, तो उस वजह से इंटरकोस्टल मसल में टीयर आ सकता है, रिब फ्रैक्चर हो सकते हैं, और इंटरसेक्शन सिंड्रोम भी एक हो जाता है। फुटबॉल मतलब जो ज़्यादा वो यूज़ करें ना, लिम्ब यूज़ करें, जो मसल ज़्यादा यूज़ करें, उनसे रिलेटेड इंजरी होती है। फुटबॉल में अब वो लोअर लिम्ब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ग्रोइन की इंजरी हो सकती है, नी की इंजरी, मसल टीयर हो सकते हैं। रोकबार जो है ये भी फुटबॉल जैसी ही गेम होती है, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है इसमें। और इसमें भी जो है ना वो रोकबार में हेड ट्रॉमा हो सकता है, कंकशन की वजह से हेड ट्रॉमा हो सकता है, नेक इंजरीज हो सकती हैं, और मसल टीयर्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रोकबार जर्सी फिंगर एक होता है, इसमें ना फिंगर जो है ना उसमें उसके टेंडन में इंजरी आती है, फ्लेक्सर डेजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन में, तो ये आपने देख लेना। स्विमिंग में अब क्या हो सकता है, शोल्डर की इंजरीज आ सकती हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ठीक है, जो यूजली परफॉर्म करते हैं उनमें इसकी इंजरीज आ जाती हैं। और वेट लिफ्टिंग से जो है वो स्पाइन की इंजरी हो सकती है, शोल्डर की, कार्पल टनल की इंजरी हो सकती है। मैराथन रनर्स में जो है वो इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि बहुत फ्रिक्शन होती है उस वजह से। तो ये सारी जो है स्पेसिफिक इंजरीज हैं। नी इंजरी और एंकल इंजरी की बात करते हैं, जो नी इंजरीज है मोस्ट कॉमन होती हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में, जिन पे नी में एक्सेसिव लोड पड़ा होता है, रैपिड रनिंग में। और इंजरी हो कौन सी सकती है, इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी हो सकती है, डिसलोकेशन हो सकती है पटेला की, इंट्राऑर्टिकुलर फ्रैक्चर हो सकते हैं, या मेनिस्कस का टीयर हो सकता है। प्रेजेंट कैसे करेंगे, नी जॉइंट स्वेल कर जाएगा, इमीडिएटली स्वेल कर जाता है, पेशेंट जो है ना वो जो भी वो खेल खेल रहा होता है उसको वहीं पर रोकना पड़ता है। जैसे आपने देखा ना अक्सर क्रिकेट में भी इंजरीज हो जाती है, तो वहीं पे फिर पेशेंट रुक जाता है।
और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अगर इंजरी हो तो इमीडिएटली स्वेलिंग हो जाती है और पेशेंट नहीं फर्दर खेल सकता। और इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर में भी ऐसे ही होता है। और अगर पेशेंट कंटिन्यू करे, वो खेलता जाए और उसके बाद नी जॉइंट जब वो स्वेल करे, तो वो इंजरी यूजली ना मेनिस्कस का कोई टियर होता है। ठीक है, मतलब इंट्रा आर्टिकुलर और क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी में ये था कि पेशेंट को फोड़ी से खेल, वो फर्दर खड़ा ही नहीं हो सकता, खेल ही नहीं सकता और बहुत जल्दी स्वेल हो गया जॉइंट। लेकिन मेनिस्कस की केस में वो अपना खेल पूरा कर लेते हैं, उसके बाद कहीं जाकर उसकी स्वेलिंग होती है जॉइंट की। डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं? डायग्नोसिस का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नी जॉइंट जो है ना वो एग्जामिन ही नहीं करने दे रहे होते, वो बहुत पेनफुल होता है। और एल डायग्नोसिस के लिए आपको जॉइंट एस्पायर करना पड़ता है। फिर एस्पायरेशन को आप फर्दर देखते हो, और एस्पायर में आपको ब्लड भी मिल सकता है। अगर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी हो तो उसमें ब्लड आपको मिलेगा, और अगर इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर तो उसमें आपको फैट ग्लोब्यूल्स मिलेंगे। और मेनिस्कस इंजरी है तो वो थोड़ा क्लियर होगा जॉइंट एस्पायर। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना है, मेनिस्कस के इसमें क्लियर होगा, और अगर वो इंट्रा आर्टिकुलर है तो उसमें आपको फैट ग्लोब्यूल्स मिल सकते हैं, और अगर क्रूशियल लिगामेंट का है तो उसमें ब्लड मिल सकता है। और सब्सिक्वेंट डायग्नोसिस जो है, फिर वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप करोगे और एमआरआई करोगे जॉइंट की, फिर आप डायग्नोसिस बनाओगे। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? मैंने कहा कि इसको मोबिलाइज रखना होता है, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं, और मोस्टली जो है इंजरी सेटल हो जाती है। अगर जो है मसल स्ट्रेंथ ना बिल्ड हो पा रही हो और पेशेंट ना स्टेबलाइज कर पा रहा अपने नी जॉइंट को, तो फिर जो है ना वो रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्रूशिएट लिगामेंट की, और ग्राफ या टेंडन उनका ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर अगर वो इससे ना ठीक हो फिजियोथेरेपी से, फिर हम इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। एंकल इंजरी जो होती है, एंकल स्प्रेन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी है, और ये होती है इन्वर्जन की वजह से। इसमें होता है कि जो लेटरल लिगामेंट है और जो फिबुला है, टॉलस है, टेलस है, इनकी इंजरीज हो जाती हैं। इन्वर्जन जो है उसकी वजह से मीडियल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स होता है, इन्वर्जन की वजह से लेटरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स था, और इवर्जन की वजह से मीडियल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा जो सॉरी कम कॉमन है, जो ज़्यादा कॉमन है ना वो लेटरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स है। अब डायग्नोसिस का कैसे? इसका डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है। नी इंजरी का तो क्लिनिकल डायग्नोसिस थोड़ा मुश्किल था ना, क्योंकि वो बहुत पेनफुल थी। इसमें डायग्नोसिस हम क्लिनिकल बनाते हैं, और एक्सरे भी कर सकते हैं। एक्सरे सिर्फ तब करना है अगर जो है ना वो ओटावा एंकल रूल फुलफिल हो रहे हैं। अब ये ओटावा एंकल रूल क्या है कि अगर बोन टेंडरनेस जो है वो अलोंग द डिस्टल पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लेटरल मिलियोलस हो, लेटरल मिलियोलस की डिस्टल मार्जिन पे अगर बोन टेंडरनेस हो, अगर बोन टेंडरनेस अलोंग द पोस्टीरियर मार्जिन या टिप ऑफ मीडियल मेलियोलस हो, ठीक है, लेटरल मेलियोलस की मार्जिन पे है या मीडियल मेलियोलस की मार्जिन या टिप पर है, और अगर वो वेट नहीं बियर कर पा रहा, तब उसका जो है ना वो एक्सरे करवा लेना। तो ये ओटावा रूल आपने याद रख रहे हैं। एंकल स्प्रेन जो है इनको भी एनाल्जेसिक से, आइस एलिवेशन से ट्रीट कर लेते हैं, और फिजियोथेरेपी मेन है। अब उसने ना एंड पे बड़ा आसान कर दिया, उसने प्रिंसिपल बता दी कि कितनी भी स्पोर्ट इंजरीज हो ना, हम सबको इसी प्रिंसिपल से ट्रीट करते हैं कि प्रोटेक्ट करना है, पेशेंट को रेस्ट करवानी है, आइस को यूज करना है, कंप्रेशन करनी है, और एलिवेशन करनी है। ठीक है, तो प्राइस निमोनिक है, प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। एनाल्जेसिक्स और एनसेट वगैरह भी दिए जा सकते हैं एक्यूट फेज में, क्योंकि पेन होती है तो पेन से रिलीव हो जाती है। स्प्लिंटिंग करेंगे उससे भी पेन रिड्यूस हो जाती है, हीलिंग होती है, और स्टेरॉइड इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपको टेनिस एल्बो में बताया था कि स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं। और लेकिन अगर किसी को एक्लिस टेंडन की इंजरी है तो उसको स्टेरॉइड नहीं देते फिर। ठीक है, अच्छा जी, अगर किसी को मायोसाइटिस ओसिफिकेंस हो गया मसल इंजरी के बाद, तो उसको भी फिर इंडोमेथासिन के साथ ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कहीं भी अगर स्पोर्ट, अगर सिनेरियो में स्पोर्ट का जिक्र होगा उसके बाद इंजरी होगी ना, तो आपने ऐसे ही पहले प्राइस का बता देना है, उसके बाद आपने कहना है कि फिजियोथेरेपी मेन स्टे है, फिजियोथेरेपी करवाएंगे, अगर फिजियोथेरेपी से ठीक ना हो फिर हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन वही है, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, वही चीज़ें हैं।